बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम। भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा नाम भी है जिसने सिल्वर स्क्रीन के मिथकों को तोड़कर साधारण इंसान को नायक बनाया। उतार फेंको अपना ये सफेद कोट, चला दो ये सारा अस्पताल, अगर एक मरीज को नहीं बचा सकते तुम। और क्या हक है आपको बार बार मेरी कौम की तरफ उंगली उठाने का? फख्र है मुझे इस बात का कि मैं भी आप ही की तरह इसी मिट्टी से उपजा हूं, और फख्र है मुझे इस बात का कि मेरे बाप दादा इसी मिट्टी में दफन है। ये जब पर्दे पर आते हैं तो लगता है कि यह कोई काल्पनिक पात्र नहीं बल्कि हमारे पड़ोस में रहने वाला कोई जीता जागता इंसान है। भीड़ तो देखी होगी ना आपने, भीड़ में से कोई एक शक्ल चुन लीजिए, मैं वो हूं। आई एम जस्ट द स्टूपिड कॉमन मैन। वह शख्स जिसे कभी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों ने गैर फिल्मी चेहरा कहकर नकारा था, आज वह खुद अभिनय का इंसाइक्लोपीडिया बन गया है। लिबास का ताल्लुक माशरत से है, मजहब से बिल्कुल नहीं। नसीरुद्दीन शाह ये केवल एक अभिनेता नहीं है बल्कि भारतीय सिनेमा के उस आंदोलन के ध्वजवाहक हैं जिसने दर्शकों को चमक धमक से दूर हकीकत का आईना दिखाया। मेरा भाई भी मारा गया था मेरठ के दंगों में, जिंदा जला दिया गया था। आज बात होगी उसी कॉमन मैन की जिसने एक आम इंसान को भी ये सपना देखना सिखाया कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, कतरा कतरा। 20 जुलाई 1950 को बाराबंकी के एक रसूखदार परिवार में जन्मे नसीर साहब के पिता एक ऊंचे पद पर तैनात सरकारी अधिकारी थे। घर में अनुशासन था लेकिन नसीर साहब का मन किताबों से ज्यादा किरदारों में रमता था। अपनी जमीन, अपना आकाश पैदा कर, अपना अलग एक नया इतिहास पैदा कर। जब उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाने की इच्छा जताई तो पिता से अनबन हो गई। वह घर से भागकर दिल्ली आ गए जहां उन्होंने शुरुआती दिनों में भारी संघर्ष का सामना किया, लेकिन इसके बाद भी उनकी अभिनय की जिद नहीं छूटी। आज की शाम बड़ी बोझल है, आज की। एनएसडी से एक्टिंग सीखने के बाद एफटीआईआई पुणे ने उनके क्राफ्ट को तराशा, जिसने उनको फिल्मों में काम करने के लिए प्रेरित किया। फिर थोड़े स्ट्रगल के बाद 1975 में श्याम बेनेगल की फिल्म निशान से उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ। खुले आम आंचल न लहरा के चले। उस दौर में जहां अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन के रूप में एंग्री एक्शन का पर्याय बन रहे थे, नसीर साहब ने मध्यम वर्ग की दबी हुई चीख और पीड़ा को आवाज दी। नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ। इसके बाद आक्रोश फिल्म में नसीर साहब ने लगभग पूरी फिल्म में चुप्पी साधे रखी। तेरे मासूम सवालों से बिना संवादों के सिर्फ अपनी आंखों से व्यवस्था के प्रति गुस्सा दिखाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैं वो हूं जो आज बस और ट्रेन में चढ़ने से डरता है। मैं वो हूं जो काम पर जाता है तो उसकी बीवी को लगता है जंग पे जा रहा है। इसके बाद स्पर्श फिल्म में एक अंधे व्यक्ति की भूमिका को उन्होंने इतनी बारीकी से जिया कि आज भी एक्टिंग स्कूलों में इसे एक गाइड की तरह देखा जाता है। इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और शुक्र है कि ऐसा हुआ। नसीर साहब ने कभी खुद को किसी खास ब्रैकेट में नहीं रखा। उन्होंने खुद को साबित करने के लिए कमर्शियल सिनेमा का रुख भी किया था। उन्होंने त्रिदेव और विश्वात्मा जैसी कमर्शियल फिल्में भी की और तिरछी टोपी वाले जैसे गानों पर थिरक कर उन्होंने उन आलोचकों का मुंह बंद कर दिया जो कहते थे कि वह केवल गंभीर फिल्में ही कर सकते हैं। नसीर साहब ने छोटे पर्दे पर भी काम किया था। गुलजार के निर्देशन में बनी मिर्जा गालिब एक मील का पत्थर साबित हुई।
नसीर साहब ने गालिब के किरदार में ऐसी रूह फूकी कि आज भी जब लोग गालिब की कल्पना करते हैं तो नसीर साहब का चेहरा ही सामने आता है। बना है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। धीरे धीरे वक्त बदला और 90s में सिनेमा का चेहरा भी बदला और साथ में किरदारों में वर्सटैलिटी आई। दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। बदलते सिनेमा के साथ नसीर साहब भी बदले। सरफरोश में गुलफाम हसन के रूप में एक संजीदा गजल गायक और छिपे हुए दुश्मन का किरदार हो या इकबाल में एक शराबी लेकिन जुनूनी कोच की भूमिका, उन्होंने उसे ऐसे निभाया कि नई पीढ़ी उनकी मुरीद बन गई। होश वालों को खबर क्या बेखुदी। अब वेडनेसडे फिल्म में इनके किरदार ने यह साबित कर दिया कि एक कॉमन मैन जब सिस्टम से सवाल पूछता है तो पूरी दुनिया उसे सुनती है। करोगे याद तो हर बात करें नसीर साहब की निजी जिंदगी की तो उनकी पत्नी का नाम है रत्ना पाठक शाह। नसीर साहब और रत्ना जी की मुलाकात एक नाटक के दौरान हुई थी। रत्ना उनकी सबसे बड़ी ताकत और आलोचक रही है। दोनों की केमिस्ट्री आज भी कला जगत में एक मिसाल है। हमारी शादी कामयाब इसलिए रही कि हमें एक दूसरे से कोई फिक्स्ड उम्मीद नहीं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रत्ना पाठक से पहले 20 साल की उम्र में नसीर साहब ने खुद से 15 साल बड़ी प्रवीण मुराद से शादी की थी। यह शादी सफल नहीं रही और नसीर साहब ने अपनी किताब में स्वीकार किया कि वह उस वक्त एक अच्छे पति या पिता साबित नहीं हुए थे। अपनी जो भी मेरी समझ थी उसमें कोई राह दिखाने वाला था नहीं, कोई बताने वाला था नहीं। उनकी किताब एंड देन वन डे एक अभिनेता के आत्मनिरीक्षण की अद्भुत कहानी है, जहां उन्होंने अपनी कमियों और नशे की लत को बेबाकी से कबूल किया है। नसीर साहब ने किताब में बिना किसी झिझक के स्वीकार किया कि एक समय वह marijuana के बुरी तरह से आदी थे। उन्होंने यहाँ तक लिखा कि उन्होंने अपनी कई फिल्मों की डबिंग और शूटिंग नशे की हालत में की, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे उनकी क्रिएटिविटी और बढ़ेगी। कमर्शियल फिल्में भी बहुत सारी की हैं मैंने, कई इतनी बेहुदा कि मुझे शर्म आती है उनके बारे में ही सोच। बात करें नसीर साहब और ओमपुरी की दोस्ती की तो वो दो जिस्म एक जान वाले दोस्त थे। इन दोनों की दोस्ती NSD और FTII के गलियारों में शुरू हुई थी। यह सिर्फ दो कलाकारों की नहीं बल्कि दो चेहरों की लड़ाई थी जो बॉलीवुड के तय मानकों में फिट नहीं बैठते थे। इन दोनों की दोस्ती बॉलीवुड में एक मिसाल की तरह देखी जाती थी। मैं उनको बहुत महान एक्टर नहीं मानता, मुझे उनसे प्यार था बस। अब प्यार क्यों होता है इसकी कोई वजह होनी जरूरी नहीं है। नसीर साहब अपनी कड़वी सच्चाई के लिए मशहूर हैं। चाहे दिलीप कुमार के अभिनय का विश्लेषण करना हो, राजेश खन्ना को सीमित अभिनेता कहना हो या राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय देना, नसीर साहब इंडस्ट्री के उन गिने चुने लोगों में से हैं जो डिप्लोमेसी नहीं जानते। उनकी कुछ टिप्पणियों ने बड़े बड़े विवाद खड़े किए हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि 70 के दशक में भारतीय सिनेमा में जो औसत दर्जा आया वह राजेश खन्ना की वजह से था। उन्होंने उन्हें एक लिमिटेड एक्टर कह दिया था। इस पर काफी बवाल हुआ। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने भी इस पर नाराजगी जताई थी, लेकिन नसीर साहब अपनी बात पर कायम रहे। इन्हें ऊपर उठने की बड़ी जल्दी थी, अंदर ही अंदर चलते रहते थे। नसीर साहब ने महान दिलीप कुमार की भी आलोचना करने से गुरेज नहीं किया। उन्होंने कहा कि दिलीप साहब ने अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल आने वाली पीढ़ी को तराशने में नहीं किया और वे हमेशा एक ही तरह के सेफ दायरे में रहे। फिल्म जगत के लिए यह किसी धर्मद्रोह जैसा था, क्योंकि दिलीप कुमार को इंडस्ट्री में लोग भगवान का दर्जा देते हैं। अपनी जहालत का ये बेमानी लेक्चर तुम अपने तक ही रखो। पिछले कुछ वर्षों में नसीर साहब ने देश के राजनीतिक माहौल पर अपनी राय रखने की वजह से भी चर्चा में बने रहे। डर लगता है वाले उनके बयान पर काफी विवाद भी हुआ। सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया गया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि
कि वह एक नागरिक के तौर पर अपनी चिंता जाहिर कर रहे थे। नसीरुद्दीन शाह आज सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक थॉट हैं। उन्होंने सिखाया कि अभिनय सिर्फ भारी भरकम डायलॉग बाजी में नहीं बल्कि खामोशी और सहजता का नाम है। आज भी वह अपने मोटली थिएटर ग्रुप के जरिए नए कलाकारों को तराशने का काम कर रहे हैं। नसीर साहब कहते हैं, मैंने कभी स्टार बनने की कोशिश नहीं की, मैंने बस एक बेहतर एक्टर बनने की कोशिश की और शायद इसीलिए समय के साथ सितारे धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकार इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए चमकते रहते हैं। आपको नसीरुद्दीन शाह की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट में जरूर बताएं। होश वालों को खबर क्या बेखुद